हेलो दोस्तों, हम इस वक्त लाइव जा रहे हैं। एक लंबी ब्रॉडकास्ट होगी, हो सकता है इस दौरान मेहमान आएं और जाएं, और देखते हैं प्रोग्राम कैसे चलता है। अगर प्रोग्राम हुए फिर हम अ, शुरू में ये हिकअप आ गई है। हाँ जी, हो गया। उप्स। हाँ, ये छोटी सी हिकअप आ गई थी तो वो मैंने दूर कर दी। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के ऊपर। कुछ बहुत ही खौफनाक खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान से, उन पर बात करेंगे। उसके अलावा अफ़गानिस्तान पर बात करेंगे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग के हवाले से, और फिर ज़ाहिर है ईरान और इज़राइल और जो अमेरिका की जंग है, इसके हवाले से बात करेंगे। और ताज़ा तरीन जो खबरें हमारे पास इस वक्त हमारे न्यूज़ डेस्क पे आ रही हैं, वो भी आपके साथ हम लाइव शेयर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जॉइन करें। इसमें सुपर थैंक्स का भी है। अगर हमें आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो फिर जो है हमारे बिजली के बिल के लिए थोड़ा-सा आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अब हमारे साथ 2 बड़े ख़ास मेहमान इस वक़्त जुड़ चुके हैं। रोहित शर्मा जी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और ग्लोबल अफ़ेयर्स पे भी बड़ी उनकी नज़र है। क्योंकि नाज़रीन, बात ये है कि भारत के जो इंटरनल सिचुएशन है, यानी इन इन जर्नलिज़्म के हवाले से, वो अब जुड़ चुकी है इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के साथ। लिहाज़ा हर चीज़, हिंदुस्तान की सियासत हो, मईशत हो, सकाफ़त हो, वो अब उसके साथ लिंक हो चुकी है। तो इनकी बड़ी गहरी नज़र है इन चीज़ों पे। और दूसरे, आप जानते ही हैं, समर तूर साहब, मेजर समर तूर साहब हैं, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अफ्रीका के एक मुल्क में, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे इन्होंने एक बहुत डेयरिंग मिशन किया था और उसके नतीजे में यूएन के भारत के कॉन्टिजेंट में, और उसके ऊपर अब फ़िल्म बन रही है। और उसमें जॉन इब्राहिम साहब जो है वो मेजर समर तूर साहब का किरदार अदा कर रहे हैं। मेजर समर तूर साहब भी मैं कहूँगा कि एक क्रिटिकल, क्रिएटिव पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। यानी ये क्रिटिकल हैं, ये तनकीद भी करते हैं, लेकिन क्रिएटिव अंदाज़ में करते हैं। तो उससे होता ये है कि जो सुनने वाला है, उसको एक सहारा वो इस प्रोग्राम से लेके जाता है, जिसमें समरतूर साहब वो एक हौसला लेके जाता है, क्योंकि ये अपने एनालिसिस से आगे का जो सिनेरियो है उसके ऊपर भी तबसरा करते हैं। तो दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी नमस्ते रोहित साहब, आप बड़े शरारती हैं, आप पहले ही ऐसे नमस्ते बना के बैठे हुए थे। अच्छा, मेजर साहब आपको भी सलूट है सर, कैसे हैं आप? बस सर, ओवरलोड हुआ पड़ा हूँ। इनपुट इतने आ मैं रहे हैं। मैं ये बता दूं, अच्छा लोगों को मैं ये बता दूं, मैं ऐनक पहन लूं जरा। ये जो बात की है ना मेजर साहब ने, इनकी चेहरे से पता लग रहा है, ठीक है ना, कि मैं पिछले, यूं समझ लो कि 36 घंटे में 2 घंटे सोया हूं। हो सकता है आप लोग इससे भी कम सोए हो, क्योंकि काम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक ही रीजन में जहां हम हैं, हमारे लेफ्ट राइट में और सेंटर में भी, पाकिस्तान, बलूचिस्तान हो गया, केपीके हो गया, पूरे इस रीजन के अंदर जो है वो जंग मुख्तलिफ मुल्कों की शुरू हो चुकी है। तो अब सबसे पहले मेरे पास कुछ खबरें बलूचिस्तान से मुतालिक हैं। इससे पहले कि मैं वो बलूचिस्तान से मुतालिक खबरें आपके साथ शेयर करूं, अ, अ, ये बताता चलूं कि जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, बलूचिस्तान में एक डीएसपी को कैप्चर कर लिया है। वो भी बताएंगे, उसकी भी आपको डिटेल। और बहुत कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, जो अफगानिस्तान और ईरान की जंग की वजह से बैक बर्नर पे चला गया बज़ाहिर। हमारे इवन के जो हमारा सोशल मीडिया है उस पे भी, और न्यूज़ मीडिया में भी थोड़ा सा टेक ओवर कर लिया है, ख़ास तौर पे ईरान की जंग ने, और अफगानिस्तान भी उस शैडो में चला गया। तो हमारा काम है कि हम ऐसी खबरों को जो अवाम, जो हो रही हों लेकिन लोगों की, जनता की नज़रों से ओझल हों, उनके ऊपर भी बात करें। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो समरतूर साहब, आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को ब्रीफ दें, करंट सिचुएशन। सुना है कि कोई डेलीगेशन गया है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का, कोई मौलवियों का बातचीत करने के लिए। तो और उधर से ये भी खबर आई है कि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो हैं, उन्होंने तुर्किया और रूस से
जो है वहाँ वफद भेजा है, अपना डेलीगेशन भेजा है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है और नहर खुर्मस के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ा सा इस पर इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दें, तो फिर हम इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स लेंगे रोहित शर्मा जी से भी, और उसके बाद फिर हम जो है फ्लोर ओपन कर देंगे। जी मेरे साथ। सर एक शिप है जिसका नाम है मयूरी नारी, और ये बैंकॉक की शिप है। ये तेल लेके आ रही थी इंडिया। इंडिया का तेल था। इस पे अटैक किया है ईरान ने, नारी पे अपनी भी जो। हमला कर दिया। हाँ जी। नारी पे भी हमला कर दिया। हाँ, नारी पे भी हमला कर दिया। डैमेज काफी हुआ है उस शिप को। वो शायद इंडिया ना ही पहुंच सके, तो अच्छा। इतना ज्यादा डैमेज हुआ है। तो अब इनफैक्ट 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 इसको इसको अब ईरान ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने शिप पे अटैक किया। सब पिक हाँ कर जी, लेना। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो पहले अब बोल लेना, ये पहले तूर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, तो फिर हम रोहित शर्मा जी की तरफ आते हैं। वो जी। मुझे याद तो आता है, बैक बेंचर रहा हूँ मैं बचपन से, तो मैं इसलिए, वो बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने वो एनडीए पास किया था, मैं तो फेल ही हो गया था उस एग्जाम में। सर प्लीज कंटिन्यू। और फिर आज एक ओमान का पोर्ट है, सलाला पोर्ट। तो सलाला पोर्ट में, ओमान में, जो इनके तट पे जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन वाली टैंक्स होती हैं, उस पे एक बकायदा अटैक रिकॉर्ड किया गया है बाय फ्यू चाइनीज ऑयल टैंकर शिप्स, जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया कि ओमान में कि उनका वो ऑयल रिफाइनरी और स्टोरेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो एज अ रिजल्ट देखिए सर, मामला बहुत ही पेचीदा हुआ पड़ा है। अटैक्स बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने साफ तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है। कह रहे जो भी मुल्क है वो। हाँ, उन्होंने कहा कि हम स्कॉट नहीं करेंगे उनको। यस, द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी डिनाइज ऑयल टैंकर escorts in the Strait of Hormuz because of the onset of the aggression by Iran in the area। तो बेसिकली उन्होंने बोल दिया है कि भाई वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। जो भी जिसकी भी शिप है, अपने रिस्क पे आए और अपने रिस्क पे जाए। अब कहानी ये हुई है कि जो इंडिया का ये जो इंडिया बाउंड ऑयल टैंकर था, इस पे जो टारगेट किया है, तो डिटेल्स अभी निकालनी है कि ये शिप कहाँ से तेल लेके आ रही थी। और ईरानियंस ने बोला कि उन्होंने इसको हिट किया है। तो ईरानियंस शुड नॉट फॉरगेट कि उनकी 3 युद्धपोत अभी भी हमारे देश में डॉक की हुई हैं। दो थी। और इट इज नाउ अप टू इंडियाज विश एंड विल कि उन्हें जाने भी देना है या नहीं। वी कैन टेक दैट कॉल कि वेदर दे विल बी कॉन्फिस्केटेड और वेदर वी कैन लेट देम गो। तो ये मैं जो कहूंगा, जहाज है, ये किसकी मलकियत है? ये जहाज इंडिया की, राइट? नहीं, इंडिया की ये है ओनरशिप इज विद बैंकॉक, बट हाँ, ऑपरेशंस कर रहा है इंडिया के लिए। इंडिया। ये तेल अच्छा। लेके आता है इंडिया के लिए। अच्छा, तो ये तेल इंडिया को जा रहा था? यस, इट वाज बाउंड फॉर ये आलंग ये पोर्ट। ये तो फिर पानी में पत्थर फेंकने वाली बात होगी ना, अगर ईरान ने जानबूझ के किया तो। हाँ, हाँ, ये तो ठीक है। ये हाँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये क्यों किया गया, किसने किया, मतलब है ये पता तो ये लगना चाहिए। बहरहाल चलते हैं रोहित शर्मा जी की तरफ। रोहित शर्मा जी, क्या लेटेस्ट है आपके पास सर? ये जो मयूरी नारी है, दुबई से आ रहा था इंडिया की ओर, रास्ते में अभी भी दिखा रहा है इसकी स्पीड 1.1 नॉटिकल माइल। थाईलैंड का शिप है ये। और ये एक्चुअली क्या है कि जैसे हम एयर ट्रैफिक देख सकते हैं फ्लाइट ट्रैकर 24 पे, वैसे शिप्स का ट्रैफिक देखने के लिए भी वेबसाइट्स है। आप उस पर जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि एक एक शिप कहाँ चल रहा है। तो ये मयूरी नारी जो है अभी तो एफ्लोट है, नो डाउट। और ये कांडला इसने जाना था, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट पे इसे ऑफलोड करना था अपना सारा ये आलंग बल्क आलंग ट्रांसपोर्ट। पोर्ट, आलंग पोर्ट गुजरात। कांडला ए लिखा एल है। ए एन जी, अलंग पोर्ट। अलंग में तो, पोरबंदर के नीचे। अलंग तो डिसमेंटलिंग है। हाँ, तो वहां पे था ना, इसका लॉग था जर्नी वाला।
कि वहां पे आके डॉक करती, वहां से डॉक करने के बाद आगे की जाता है आपके। हाँ, कांडला लिखा है मेरे जो जो वेबसाइट्स हैं, मैं वेबसाइट का नाम भी बता सकता हूँ, marinetraffic.com। इस marinetraffic.com में ये लिखा है कि ये कांडला जा रही थी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि कहाँ जा रही थी? कांडला एक शिप, कांडला, पोर्ट है। कांडला। हाँ, कांडला जा रही थी। कांडला जो एक पोर्ट, और अलंग हो सकता है, अलंग डॉक करके फिर कांडला जा रही हो। मेरे को इस मरीन ट्रैफिक पे जो दिख रहा है वो ये है कि ये कांडला जा रही थी। हाँ, एक चीज तो है कि घुसाया गया है, अगर इंडिया के शिप पे अटैक हुआ, दो शिप थे ना मेजर साहब इंडिया के पास, ईरान के, एक कोलंबो पे था, एक इधर था। 3 तो एक तो डूब गया ना, 3 आए थे exercise के लिए। टोटल 4 थे, 4 में से एक डूब गया, 3 अभी भी डॉक हुए हैं। और एक कोलंबो में था, वो इंडिया आ गया। हाँ, ओके, तो दैट्स द थिंग। मेजर साहब ने लेटेस्ट अपडेट दे दी कि वो 3 शिप्स हैं, बट द फैक्ट इज कि ये इंडिया से पंगा नहीं लेना चाह रहे होंगे। इस पर हमला क्यों हुआ, वी डोंट नो। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है नेवी को कवर करते हुए, मैं कभी भी मर्चेंट शिप्स को कवर नहीं किया, मैंने नेवी को ही कवर किया। तो होता क्या है कि कई तरीके के फ्लैग्स लगे होते हैं शिप के ऊपर। एक शिप का फ्लैग एक बताता है ये कौन से कंट्री से आ रहा है, दूसरा फ्लैग बताता है कि ये कौन से कंट्री का शिप है, तीसरा बताता है ये कौन से कंट्री जा रहा है, और सबकी अपनी लोकेशन होती है, और सारे शिप में वही लोकेशन पे फ्लैग लगे होंगे। और कई फ्लैग्स होते हैं, एक फ्लैग ये भी होता है कि इसमें सामान क्या है, एक फ्लैग ये भी होता है कि ये राइट टर्न कर रहा है, लेफ्ट टर्न कर रहा है, या स्ट्रेट जा रहा है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। जब शिप को बहुत दूर से देखा जाता था और दूर से आप दूरबीन से देख के बता देते थे कि ये कहाँ से शिप आ रहा है, इसमें है क्या, इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जिससे कि हमें प्रॉब्लम आए, या एक्सप्लोसिव मटेरियल तो नहीं है, ताकि दूसरे शिप्स को और फोर्स को पहले से समझ में आ जाए। तो ये होता था। अब वो, लेकिन क्योंकि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को लूज नहीं करना चाहते, तो हम आज भी इतने हाईटेक जमाने में भी उस पूरे रिचुअल को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट शिप टर्न करता है तो वो सामने सीधे जाने वाले फ्लैग को नीचे किया जाता है और टर्न वाला फ्लैग ऊपर किया जाता है, ताकि सामने से आते हुए शिप को पता लग जाए कि ये राइट टर्न मार रहा है, और लेफ्ट टर्न का अलग फ्लैग होता है। ये सारे फ्लैग्स जो होते हैं, और ये सारा कुछ मुझे नेवी के शिप्स में, आई वाज ऑन इंडियन नेवी शिप, मैं शिप का नाम बता देता हूँ, INS तबरक पे था मैं, तो INS मैसूर पे भी गया मैं। उधर मैंने ये सब कुछ सीखा, हालांकि बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्योंकि ये हमारा मौजू नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाऊंगा। द फैक्ट इज कि उन्होंने देखा होगा, दूर से तो देखा होगा ना, कि ये शिप कौन से कंट्री का है और कहाँ जा रहा है, और इस पे क्या है, वो भी फ्लैग होगा, तेल का भी फ्लैग होगा। उनका अपने कोड वॉच होते हैं जो हम नहीं समझ सकते, वही समझ, ठीक है। उसके बाद भी हमला हुआ है। इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू टारगेट समबडी। इंडिया उनके टारगेट पे अब तक नहीं था, लेकिन है, अब आ गया है, तो we'll have to look at it। उसमें अगर CNG होती तो वहीं एक्सप्लोड करती। सच बात ये, आप देखते क्या होता है आगे। CNG की क्राइसिस आ रही है इंडिया में, नॉट क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा उसके रिजर्व्स नहीं थे। अब धीरे धीरे करके हम कहीं से मंगवाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये एक वो है, क्या बोलते हैं, आज एक्चुअली अकेला यही शिप पे हमला नहीं हुआ, और भी शिप पे हमला हुआ है। एक और आई टेल यू एक और कौन सी उसका शिप है जिस पे हमला हुआ है। एक और शिप, इंडोनेशिया के एक शिप पे भी हमला हुआ है, जिसकी फोटोग्राफ मेरे पास है। टोटल 4 शिप्स पे हुआ है, टोटल 3 पे हुआ है, इंक्लूडिंग ये ईरान की तरफ से ना हम बात कर रहे हैं, ईरान नहीं, ईरान से हुआ है, तो वही वो करने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया, ईरान का मकसद यूं नजर आता है कि वो चाहता है कि ग्लोबल जो फ्यूल है ना उसको चोक कर दे, वो चोक पॉइंट बना रहे हैं, नो डाउट। हाँ, वो चोक कर देना चाहते हैं कि फ्यूल एनर्जी हो ही ना इनके पास। अगर एक चीज, अगर वो स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज है, उसमें वो 10 शिप उसने डुबो दिए, पहले 32 किलोमीटर का रीजन है, वो 32-35 के आसपास है वो। हाँ, डुबो दिया तो वो वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा, वो वैसे ब्लॉक हो जाएगा। हमने ये चीज देखी है, एवरग्रीन था, एवरग्रीन या एवरग्रांडे कुछ नाम था उसका, वो शिप सुएज कैनाल को ब्लॉक किया था ना उसने। नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रही है ना, पढ़ा नहीं जा रहा, रिफ्लेक्शन आ रही है। बेसिकली ये वार्निंग आ रही है कि मिसाइल फायर हुई है अभी अभी।
हाँ, आई हैव सीन दैट। अभी वो मुझे पता, वो मैंने, मेरे पास भी है वो वार्निंग। मिसाइल्स फायर हुई हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ, इफ यू वांट, मैं कहाँ फायर हुई है मिसाइल्स। अच्छा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया को टारगेट पे लेके किया गया, क्योंकि फ्लैग तो था ना इंडिया का, ये फ्लैग जा रहा है। अब वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आई टेल यू। 3 मिनट पहले मिसाइल फायर हुई हैं ईरान से हिजबुल्लाह के टारगेट्स पे, नॉर्दर्न टेल अवीव पे। और और हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पे अटैक किया। अभी ये 10 मिनट पहले की खबर है। और जो फायर हुई है, अ, ये हाइफा की ओर मारा है 14 मिनट पहले। देन नॉर्दर्न इसराइल पे अटैक किया है, ठीक है। और एक दो मिसाइल नहीं है, कई मिसाइल्स हैं। तो हम अभी देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, नो डाउट। लेकिन हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इंडिया का फ्लैग होते हुए ये दिख रहा था कि इंडिया का कहाँ जा रहा है अपने शिप, उसके बाद भी अटैक किया, तो इसे एज एन एक्ट ऑफ, जिसे बोलते हैं वॉर, ट्रीट किया जाएगा। और हम भी उनके शिप्स यहाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, उन्होंने हमारे कुछ क्रू को अरेस्ट किया था वॉर शुरू होने से पहले। हमारे कुछ क्रू को एक शिप से पकड़ लिया था, उसके बाद यहाँ आए, हमने उनका एक तेल का टैंकर जब्त कर लिया, उसके बाद हमने उसे छोड़ दिया। अब ये चीज उन्होंने इस लेवल पे की है, तो वी हैव इनफ ऑफ इट। तब तो पता लगेगा ही, देखते हैं। तो इंडिया तो मजबूर होकर के अमेरिका की साइड में घुसना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका की साइड जो है वो बहुत अच्छी नहीं, यू नो इट वेरी वेल। डन सर, बहुत शुक्रिया। तूर साहब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग को ईद से पहले पहले खत्म होता हुआ देख रहे हैं आप? सर मुझे इतना पता है कि ईद वाले दिन कुछ बड़ा होने वाला है, ईरान ने पहले से अनाउंस करके रखा है। मुझे लग रहा है कि वो कोई डिफरेंट क्लास ऑफ खुरम शहर या सेजिल क्लास की कोई अत्याधुनिक कोई मिसाइल ये लॉन्च करेंगे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। और तो कोई हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं नेक्स्ट मिसाइल्स विल बी 1 टन। हाँ, तो आप देखें उसकी मार वाह। एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं झेल पाएगा। इट इज टू हेवी अच्छा, एज अ वॉरहेड। तो देखते हैं सर क्या है। ओए होए होए। अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान की तरफ आऊँगा। साथियों, बलूचिस्तान में बड़ा कुछ हो रहा है, और वो जो कुछ हो रहा है वो अफगानिस्तान और ईरान की जो जंग है, इसकी वजह से वो पसे पुश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ लाइव आकर इनका तस्करा किया जाए। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आज की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। 8 मार्च को तुम अपसी कोहन में बलोच लिबरेशन फ्रंट, जो कि पाकिस्तान में बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पाकिस्तानी फौज पर हमला करके 15 फौजी हलाक कर दिए एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, और एक गाड़ी और एक क्वाड कॉप्टर को भी तबाह कर दिया है। अभी हम पूछेंगे थोड़ी देर में समर तूर साहब से कि भाई ये क्वाड कॉप्टर और ड्रोन में क्या फ़र्क है, और ये कॉप्टर इतना मुश्किल तलफ़ुज़ है इसका, ये किस बला का नाम है। बहरहाल, तुर्बत में भी बीएलएफ ने एक गैस टावर को उड़ाने का दावा किया है। उधर मैं आपको बताऊं कि बलोच यकजहती कमेटी ने कहा है कि 10 मार्च को शाम 5:30 बजे के करीब पंजगोर के इलाके मवाच चौक में 27 साला अब्दुल्ला बलोच वल्द करीम जान को डेथ स्क्वाड ने फायरिंग करके गोली मारकर शहीद कर दिया है। इसके अलावा संगाबाद के रिहायशी 18 साला आसिफ बलोच वल्द नज़ीर को भी फायरिंग करके हलाक किया गया है। ये ड्राइवर था और अपने घर का वाहिद कफील था। 4 मार्च को केज के इलाके शापक से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साला दुकानदार हातिम बलोच वल्द खुदा बख्श को डेथ स्क्वाड ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इसके बाद ये बताया जाता है कि ढाडर के करीबी इलाके ब्राहम बारान रोड के किनारे से जफर वल्द खालिक दाद की लाश मिली है। ज़िला मस्तूंग में जगह जगह मंशियात के अड्डे खुले हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं। मंशियात सरेआम फ़रोख्त हो रही है, और ज़ाहिर है हमें पता है कि क्यों फ़रोख्त हो रही है और कौन कर रहा है।
तो इसके अलावा जहरी में आज 5वां दिन था कर्फ्यू का, और आज 2 घंटे के लिए कर्फ्यू जहरी में उठाया गया, और वो लोगों का बाजार में बड़ा रश हो गया उसकी वजह से, और बड़ी गहमा-गहमी कहते हैं उन 2 घंटों में देखने में आई है सामने। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जी हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं क्योंकि खजाना खाली है। तो उस शहबाज शरीफ ने स्पीच भी की है, तो उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले ये देख लें कि ग्वादर के इलाके में मिर्जित और डूम्प के दरमियानी इलाके पर आज दोपहर जो है वो भत्ता वसूल करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों पर मुसल्लह सरमचारों ने हमला करके 3 को मौके पर हलाक कर दिया, जबकि 1 को शदीद जख्मी कर दिया। ये जो पुलिस वगैरह और इस तरह रेंजर और पता नहीं कौन-कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी हैं, उनमें से किसी एक से इनका ताल्लुक होगा। ये वहाँ पे जहाँ ऑयल टैंकर जहाँ से गुजरते हैं, वहाँ रात को खड़े होंगे नाका लगा के और उनसे पैसे ले रहे होंगे, तो बलोच कर्मचारियों ने उनका क्रियाक्रम कर दिया। अच्छा, M8 सी पैक हाईवे पर पाकिस्तानी फौज को उस वक्त आईईडी का निशाना बनाया गया जब वो करख खजदार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसमें भी कहा जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे गए हैं, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट उसका कोई फिगर नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। फिर इसी इलाके में 3 दिन से बलोच कर्मचारियों ने सड़कों की नाकाबंदी कर रखी, यानी 3 दिन हो गए हैं बलोच कर्मचार नाका लगा के बैठे हुए हैं वहाँ पे, और वो मुसलसल जो है स्नैप चेकिंग कर रहे हैं 3 दिन से। तुर्बत पंजगोर से 2 लाशें बरामद हुई हैं, और बलूचिस्तान से जो लाशों की जो बरामद हो रही हैं, जो निकल के सामने आ रही हैं दुनिया के, वो उसकी तादाद और फ्रीक्वेंसी जो है वो होशरुबा है नाजरीन, वो बड़ी लम्हा फिक्रिया है। मतलब है कि जैसे ये है, एक तुर्बत के इलाके खुशाब से एक गोलियों से छलनी लाश मिली है। लड़के का नाम शरीफ वल्द चंगेज़ बताया जाता है, इसको 2 दिन पहले अगवा किया गया था। इसी तरह रक्षा नदी है, ये एक नदिया है, और अक्सर यहाँ से लाशें मिलती हैं, और यहाँ से मिली है शाहजहान वल्द रहमतुल्लाह की लाश। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि सिर्फ फरवरी के महीने में 22 लाशें मिली हैं। अब कितनी हुई हैं ये पता नहीं है, जो बरामद हुई हैं, जो मिल गई हैं, कोई सड़क के किनारे, कोई दरिया के किनारे, कोई किसी पहाड़ की वादी में, उनकी तादाद फरवरी में 22 थी। अब एक तरफ शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जनाब वो मुल्क पे बड़ा मुश्किल वक्त आ गया, 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद, सरकारी गाड़ियों का जो 50% है पता नहीं कोटा वो भी ख़त्म, 50% गाड़ियां भी बंद, ये बंद वो बंद। लेकिन 55 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया उन्होंने पाकिस्तान में, गरीब लोगों की कमर टूट गई है ईद से पहले। ईद से पहले लोगों की कमर तोड़ दी इस हुकूमत ने, और यही गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये 114 बिलियन रुपीस, 114 अरब रुपया पाकिस्तानी, उसकी 108 नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो ये क्यों खरीद रहे हैं गाड़ियां? बहरहाल चलते सब प्राइवेट जेट क्यों खरीद रहे हैं? प्राइवेट जेट भागने की तैयारी है। हाँ, भागने की तैयारी है, भागने की तैयारी है। अच्छा, मेजर साहब को ये मेजर साहब का बगा सारी के खबर छोड़ेंगे। होती है भाई साहब कौन सा प्राइवेट जेट कहाँ खरीदा गया। हाँ, एक्चुअली मेरे जो कजन ब्रदर हैं वो प्राइवेट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट की बिजनेस में हैं। तो मतलब एक दिल्ली से दुबई वन वे 25 लाख रुपए होता है इंडिया का, तो लोग खर्चते हैं। मतलब 50 लाख रुपए तो वैसे ही दे देते कि फैमिली को लेके जाना है, और फैमिली को दुबई से फिर वापस आ जाते 10-15 दिन बाद या महीने बाद। तो ये है बिजनेस। तो ये पाकिस्तान क्यों खरीद रहा है, इस समय पे क्यों खरीद रहा है जब इतनी आर्थिक संकट आया हुआ है? when there are economical crisis in Pakistan, why are they buying $1 billion jets? $1 billion jets इसलिए खरीदे जा रहे हैं ताकि इनके जो रिच एंड एलीट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है
वो एन मौके पे ये चार्टर्ड एयरक्राफ्ट की मदद से अपना पैसा और अपनी फैमिली शिफ्ट करा सकते हैं। फैमिली तो चलो एयरलाइंस के जरिए भी भिजवा सकते हैं, ये यूज होगा पैसा शिफ्टिंग में। और जो ब्लैक डील्स करने वाले हैं ये, अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है तो ये बैकअप प्लान है, इसलिए ये खरीदे गए हैं। दिस इज देयर एस्केप प्लान। जिस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है ट्विटर पे, तो प्लीज वहां पे जाके देखें। समर टूर 3086 टाइप करें ट्विटर पे, आर्टिकल आया है, आर्टिकल सेक्शन में है आर्टिकल, द एलीट एस्केप प्लान। तो वो आप पढ़ें आर्टिकल, आपको आइडिया होगा कि किस कहाँ पे तरीके है से ये? निकलेंगे। ये ट्विटर पे है सर, मेरे ट्विटर पे है। हाँ मैं मैं लिंक खोल रहा हूँ समर। सर ये प्राइवेट जेट जो खरीदा है, इसकी हाँ जी, हाँ कॉस्ट जी। क्या है? इसकी कॉस्ट क्या है? ये 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का है। और आपको ओनली पता है, हाँ आपको पता है कि पूरी पीआईए कितने में बेची गई है? 135 An बिलियन में। airborne. 48 बिलियन 135 बिलियन 135 बिलियन में है? बिलियन कितने में बेची है? 135 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस में। हाँ, और ये जेट कितने का लिया है इन्होंने? 13 बिलियन। 13 बिलियन रुपीस। यस। अच्छा, ये ये मैंने हम खोल लिया है तूर साहब, ये इस पे है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आर्टिकल कहाँ पे है सर? ये आपको व्हाट्सएप पे भेजा है सर, इस पे प्लीज क्लिक करें लिंक पे, और वहां पे ऑडियंस को ये पूरा दिखेगा, पूरा आर्टिकल। आप अपने व्हाट्सएप पे देख के क्लिक करें और स्क्रीन शेयर कर दें तो दिख जाएगा सर। सिचुएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। बलूचिस्तान डिस्टर्ब है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़ी हुई है, इंडिया शांत है अभी फिलहाल। उसके ऑयल टैंकर को जो आज नुकसान पहुंचाया है, तो इंडिया को वाकई एक धक्का सा लगा है कि यार दोस्ती इतनी निभाई, उसका क्या अच्छा सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का। यार नहीं लूट लिया घर यार का। घर यार का। तो इन्होंने हमारा घर लूट लिया है, तेल को उड़ा के, तेल के ये टैंकर को। यहाँ पे ये कीमतें और महंगी होंगी, तो सर एवरीथिंग विल हैव ऑयल, अ पेट्रोल इज नॉट अ प्रॉब्लम। पेट्रोल इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल तो आप रशिया से भी ले लेंगे। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 6 महीने का। गैस का इशू है सर, कुकिंग गैस। इशू गैस का है, क्योंकि आपकी मेजर गैस आती थी कुवैत, नहीं कतर कुवैत, कतर से कतर कतर से कतर से कतर हाँ, से कतर से आती थी। और उस पे अगर ऐसे जैसे मयूरी नारी पर अटैक हुआ है, वैसे अगर अटैक होने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप ये देख रहे हैं कि ये शिप इंडिया की ओर जा रहा है, तब आप अटैक करें। तो या तो आईआरजीसी को वो झंडे पड़ने नहीं आए, हो सकता है झंडे पड़ने नहीं आए होंगे जिसने अटैक किया, लेकिन चांसेस इस चीज के बहुत कम है, क्योंकि अटैक सी पे हो रहा है और सी शोर से होगा। और सी शोर से होगा तो ईरानियन कोस्ट गार्ड और ईरान की नेवी उसको कहीं ना कहीं गाइड करेगी। वरना तो 50 टैंकर निकल रहे होंगे, उसमें से 4 ही को टारगेट किए गए। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, जिसे परहैप्स मेजर टू बेहतर समझा पाएंगे। लेकिन ये है कि झंडे पड़ने के बाद भी इवन आफ्टर चेकिंग कि ये किसका शिप है, कहाँ जा रहा है, तब हमला हुआ है। आई एम रियली अफ्रेड ऑफ इट कि कुछ हो सकता है। अच्छा, तूर साहब ने अपने बड़ा मजेदार आर्टिकल है, इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से दोबारा मदद मांग रहा है। इन्होंने लिखा है कि इस्लामाबाद ने अब तक एक इतला के मुताबिक 8 दफा रियाद से दरख्वास्त की है, जिसमें 5 अरब डॉलर का जो उनका डिपॉजिट है, जो पाकिस्तान के बैंक में, स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है, उसको मजीद 10 साल के लिए बेल आउट फैसिलिटी के तौर पर पड़ा रहने दिया जाए।
इसके साथ साथ उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि जो ऑयल उनको दिया जा रहा है वो क्रेडिट पे जो लेते हैं उसको, यानी उधार पे जो लेते हैं उस की मालियत $5 बिलियन तक की जाए। अच्छा, वो कह रहे हैं तूर साहब के जो पाकिस्तान कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो घर पे कुछ और ही कहानी बुन रहे हैं। वो कहते हैं, सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि एक तरफ जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो गुर्बत का रोना रोते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अशराफिया जो है, यानी अमीर लोग जो है, वो जेट, लग्जरी जेट खरीदने में मसरूफ़ है। एक्सक्यूज मी। उन्होंने लिखा है कि हाल ही में पंजाब हुकूमत ने गल्फ स्ट्रीम G500, जिसकी मालियत तकरीबन 50 से 55 मिलियन डॉलर है, वो ख़रीदा है। एक ऐसे वक्त में ख़रीदा है जब पाकिस्तान आर्मी ने भी अपने जो फ्लीट होता है, जो उनके जहाज़ हैं, उनमें एक G600 जो इससे भी ज़्यादा है, ताकतवर है, और 65 से 70 मिलियन यानी कि 6.5 से 7 करोड़ डॉलर्स के बराबर उसकी मालियत है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये मुल्क जो है ये अरबों की भीख भी मांग रहा है, जबकि 120 मिलियन यानी 12 करोड़ डॉलर जो है वो लग्जरी एयरक्राफ्ट खरीदने पे लगा रहा है। कह रहा है इसको ज़रा दिमाग में सिंक इन होने दो, इसको दिमाग में घुसने दो इस बात को कि इतना बड़ा तजाद है ना। तो वो कह रहे हैं ठीक है, वो कह रहे हैं लग्जरी मोबिलिटी फॉर द एलीट, यानी इंतहाई पुरआसाइश सफ़र उनके लिए, अशराफिया के लिए। इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र आम पाकिस्तानियों को कुचल रही है, जबकि जो ताकत के ऐवान हैं उनमें जो रहते हैं लोग, उनकी ज़िंदगी भी डिफरेंट है और उनकी मुआशी इक्तसादी हकीकत भी फ़र्क है, इकनॉमिक रियलिटी। तो वो फिर आगे वो यहाँ तक तो करके आगे बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं हमें कि वो कहते हैं, समर तूर साहब का आर्टिकल पढ़ रहा हूँ जो अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए। वो कहते हैं कि लग्जरी जेट जो होते हैं ना, ये पुरआसाइश जो तैयारे होते हैं प्राइवेट, ये उस वक्त जो गैर मुस्तहकम मीशतों वाली कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ बहरान होता है या मीशत ठीक नहीं चल रही होती, अनस्टेबल होती हैं, उन मुल्कों में ये जहाज़ कब और क्यों ख़रीदे जाते हैं, इसके ऊपर वो अपना एक राय दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, ये एक हिकमत अमली का फ़रार का भी इसमें अंसर शामिल है, यानी स्ट्रेटेजिक एग्जिट ऑप्शन के तौर पे भी। अब वो क्या है तो वो बताएंगे। वो कह रहे हैं कि जब सरकारें जो हैं वो कमज़ोर हो जाएं तो खामोशी के साथ जो अशराफिया है वो तैयारी करती है, तो वो फिर प्राइवेट जहाज़ ख़रीदते हैं, वो मुल्क से बाहर जायदादें ख़रीदते हैं, वो जो सफारती उनको मिली होती है एक किस्म की सहूलत, उसका इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइवेट ट्रिप्स के लिए भी, और फिर वो प्लान करते हैं फौरी तौर पर बेदखल होना, यानी निकल जाने की सलाहियत को कैसे हम और ज़्यादा ताकतवर करें। तारीख़ में वो कह रहे हैं कि ऐसे कई नमूने हमें नज़र आते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आज जो उसका दारोमदार है वो ज़्यादातर जो है IMF के प्रोग्राम्स पे है, गल्फ़ की जो मालियाती सपोर्ट है उस पे है, जो लोग बाहर से पैसे भेजते हैं रेमिटेंसेस उस पे है, और डेफर्ड ऑयल फैसिलिटीज़ यानी क्रेडिट पे तेल ख़रीदते हैं, जो आपको मुल्क तेल देते हैं और वो कहते हैं चलो अगले साल पैसे दे देना। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आपके पास खारजी ज़िंदगी के और का सिस्टम आप जब तक नहीं कायम करेंगे, एक्सटर्नल लाइफलाइन, तो वो सिस्टम फिर गिरता रहेगा, ऐसे ही स्टॉल होता रहेगा। आप जहाज़ होता है ना ऐसे उड़ता है, तो वो अगर एक ख़ास एंगल तक चला जाए तो वो फिर गिर जाता है। तो उड़ान नहीं देखनी, ये देखना है कि स्टॉल तो नहीं हो रही इकॉनमी से।
तो बस वो फिर यही लिखते हैं कि कहते हैं आप ये सोचें कि जो इलाकाई इस वक्त टेंशन है ये तेज़ हो जाए और ग्लोबल प्रेशर जो है वो फिर बढ़ेंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, न्यूक्लियर जो उनका सामान है, आर्सेनल है, उस पर। तो सबसे पहले उनकी जो है वो तो उनकी जो सोच है वो अवाम को, जनता को बचाने की नहीं है। उनकी सोच ये है कि सबसे पहले जो अशराफिया है वो सोच रही है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, अवाम से उनका कोई लेना देना नहीं। बाद में उन्होंने लिखा है बैग अब्रॉड स्पेंड एट होम, कि बाहर से भीख मांगो और घर में जो है वो अयाशी करो, खर्चा करो। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात के लिए एक वाज़ेह पैगाम नज़र आता है कि अवाम का बहरान जो है वो अशराफिया का फरार बन जाता है। तो बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है इनका, और ये कॉम्बैट वेटरन है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। हमने तो पूरा आर्टिकल आपका देखो इधर से पढ़ रहा था, दिमाग में उसी वक्त साथ साथ ट्रांसलेशन कर रहा था। अभी सर अभी ये एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट जैसे इमरान खान की सडन डेथ, जी जी कोई इमीडिएट क्राइसिस या कोई दिक्कत आ जाए, या फिर तालिबान ऑल ओपन अटैक करने के लिए हर जगह हमले खोल दे पाकिस्तान में, ऐसी नौबत में ये एलीट और पॉलिटिकली जो रिच लोग हैं वो ये साधन का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली इन ऑल कंट्रीज द रिच एंड फेमस यूज चार्टर्ड जेट्स टू एस्केप, नॉट कार्स और नॉट शिप्स। तो अभी ये अभी आप 2 मिनट पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया है जिसमें बोला है कि ईरान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडर अटैक दिस टाइम। अ ब्रांच ऑफ माय कंट्रीज ओल्डेस्ट बैंक वाज बॉम्ब्ड व्हाइल full of employees. They were laboring to ensure Iranians have food on the table ahead of our new year. Our powerful armed forces will exact retribution for the crime. Please continue, sir. अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला के ऊपर गोली चली है पॉइंट हाँ ब्लैंक से। वेडिंग प्रोसेशन में उसका वीडियो भी आउट हो गया। कमाल सिंह जमवाल, अच्छा जम्मू है, बच गए, वो सिक्योरिटी वाले ने बचा लिया। खैर इन लोगों के पास सिक्योरिटी तो अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और गोली चली है तो इट्स रियली अ सीरियस इशू। हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो क्योंकि एक एक जैसे बोलते हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, और तो एक सीरियस हमें इशू मुझे कोई लव लॉस्ट नहीं है विद नहीं, अब्दुल्ला। ये गोली तो उमर को थोड़ी चलाई है, उसके वालिद पे चली है ना। अच्छा एनीवे, हम साइड ट्रैक हो जाएंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान की जिस तरह मैंने आपको सूरत हाल बताई है, बलूचिस्तान में सख्त जंग लगी हुई है, कई शहरों में कर्फ्यू लगे हुए हैं, इंटरनेट बिल्कुल बंद है, और कई कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कई कई दिनों से बलोच जो है वो इलाकों पे कब्जा छुड़ा लिया है बकौल उनके, पाकिस्तान से उन्होंने, और वो वहाँ पे नाके लगा के बैठे हुए हैं और तलाशियां ले रहे हैं। तो एक डीएसपी साहब गिरफ्तार हो गए हैं। वो डीएसपी साहब जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। वो तफसील मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उनको कैसे गिरफ्तार किया गया। उनको अरेस्ट किया है, आप करें इस पे बात, ये जो बलूचिस्तान की है, तो मैं वो उसका डीएसपी का निकाल के रखा था, मिल नहीं रहा, अभी मिल जाएगा। सर देखो इन सब के चिट्ठे खुलने हैं, जैसे जैसे आज़ादी का समय पास आएगा आप देखेंगे उतनी बड़े बड़े करप्ट ऑफिशियल्स इनके हत्थे चढ़ेंगे और इनको मार दिया जाएगा, इनकी पब्लिक एग्जीक्यूशन होंगी, ताकि अगले वाले को मैसेज देने के लिए कि तुम मत आ जाना, जो इन्होंने नस्ल कुशी की है उसकी सजा ये है। तो देखें सर, ये चीजें एक मैसेज है
और आने वाले समय में मतलब सारे लोग पूछ रहे हैं कि ईरान के बाद कौन, तो मैं चुप होके मुस्कुराता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ। बाकी दुनिया समझदार है समझने के लिए कि अगला नंबर किसका है। और टर्की का भी कह रहे हैं नंबर आ सकता है, पर बहरहाल देखें सर, समय ही बताएगा। सर 4 साल पहले मेरी एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट से डिस्कशन हो रही थी। उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत बड़ी जंग होगी और वो मैदान जंग पाकिस्तान बनेगा, और वो एंडी मुझे नजर खान आ रहा सर है ने भी बनता तो हुआ। बोला था द नेक्स्ट यूक्रेन ऑफ द मिडल हाँ, साउथ आपने भी एशिया। बोला था, लेकिन चार मैंने भी साल पहले मुझे वो कर्नल साहब थे, उन्होंने मुझे ये कहा था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये, और फिर जब असला छोड़ के गए हैं वो अमेरिकन, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये आप सबूत तैयारी का। ये तो एंडी खान सर ये असला बारूद को लेके कहते थे कंट्रोल्ड केओस, उनकी टर्म हाँ। थी ये कंट्रोल्ड केओस बनाए रखेंगे ताकि शांत ना हो ये इलाका। और मैं कहता था कि अगला यूक्रेन पाकिस्तान ही बनेगा, और वो भी इसलिए क्योंकि यूएस और चाइना के बीच ये ऐसा सैंडविच बनेगा इसका कि ये खुद ही इम्प्लोड हो जाएगा। इसकी इंटरनल, क्योंकि अमेरिका भी हेजिटेंट है पाकिस्तान को मदद करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है वो चीन की तरफ है। चीन भी रिलक्टेंट है अब पाकिस्तान को मदद करने के लिए, क्योंकि वो सीपेक का उसमें धोखा दे चुका है और अमरीकियों की तरफ ज्यादा हो गया है। हम्म। तो देखिए पाकिस्तान कहीं का भी नहीं रहा, ना इधर का ना उधर का, और वही धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब इसकी हालत हम्म। ये है कि ये जाए तो जाए कहाँ, और जाएगा भी तो तालिबान के पास। तालिबान उसे अलग से उसकी रोटी छीनने पे तुला हुआ है, उसके पल्ले को छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान के। ड्यूरेंट लाइन भी जगह जगह पे अफगानिस्तान ने काफी ऑक्यूपाई कर ली है, ड्यूरेंट लाइन जो डिस्प्यूटेड जो है। तो सर देखिए आने वाले समय में बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। ईरान का नक्शा चेंज होगा, एक ऑर्थोडॉक्स ईरान बनेगा, एक लिबरल ईरान बनेगा। बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान कहते हैं इसे। तो सर ये ये कहाँ से हो होगा, कैसे होगा ये, कोई इसमें कौन कौन से इलाके आप देख रहे हैं शामिल हो सकते हैं? सर ऑटोमेटिक लड़ाई विल डिसाइड। जहां अमेरिका को पता है कि जहां जहां तेल है, जहां जहां रिफाइनरी है, वो ऑर्थोडॉक्स ईरानियंस का इलाका है। जहां इनलैंड है, जहां पे कोई रिसोर्सेज नहीं है और कोई आने जाने का कोई साधन ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है, वो खदेड़ के पीछे उनको उनका ऑर्थोडॉक्स ईरानियंस का इलाका घोषित करेंगे। तो बेसिकली दे विल क्रिएट अनदर नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी जैसा हाल करेंगे ये। तो देखते हैं सर कि इस मसले का हल कब तक निकलेगा। बड़ा सवाल तो ये है, पर ये लड़ाई थमने नहीं वाली। ये मैं आज बता रहा हूँ कि जो कह रहा है ना ट्रम्प, अभी अभी रोक देंगे, कल रोक देंगे, परसों रोक देंगे। नहीं नहीं, रुकने वाली नहीं है। अच्छा, वो आपको डीएसपी साहब आप जो है, हाँ, ये लड़ाई नहीं डीएस रोकेंगे। डीएसपी का नाम है अनवर मोहम्मद हसनी, ये सिंध का रहने वाला है, और 3 इसके साथ गनमैन थे। वो और डीएसपी साहब को करख खुजदार में जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और उनको ले गए हैं साथ। तो उनका फोटो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास आ तो गया है फोटो, लेकिन वही बात आ जाती है कि आता जाता कुछ नहीं ये है और प्रो बात। बलूचिस्तान वालों को ही अरेस्ट करेंगे या फिर इसने कुछ गलत किया है बहुत, क्योंकि ये किसने बहुत पंजाबी है। गलत किया है? ये जो डीएसपी है ये सिंध का है। हाँ। सिंध में ज्यादातर पंजाबी ही हैं, सिंधी भी हैं। वहां पे भी मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हो सकता है कि ये डीएसपी ने कोई अगेंस्ट द गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट दी हो या फिर कोई असला बारूद प्रोवाइड करने की नहीं कोशिश की सर, हो तो प्रोटेस्ट बीएलए करके। बीएलएफ वाले क्यों उठाएंगे इसको? अच्छा, ये कैसे दिखाते हैं तस्वीर? किधर सर करूं नीचे क्लिक? नीचे वो प्लस साइन पे आप जाएं, प्लस साइन शेयर तो इसमें स्क्रीन। है ही कोई नहीं। नहीं नहीं, ये जो हमारा जो डायलॉग बॉक्स है इसके, ये जो रेड है ना लीव, फिर सेटिंग्स, फिर एक प्लस साइन है, मॉनिटर स्क्रीन टाइप बना हुआ, उस पे प्लस साइन, उस पे क्लिक करें सर।
फिर आ जाएगा आपको क्या शेयर करना है। इमेज फाइल पे क्लिक करें, फिर वो इमेज पे जाके क्लिक करें आप। लोग कहते होंगे यार ये डॉक्टर को तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ मुझे भेज दो, मैं दिखा देता हूँ। हाँ आपको भेज देता हूँ। अच्छा ये भी गुड आइडिया। तो देखिए सर, अभी मामला बहुत ही पेचीदा होने वाला है। आपके और मेरे घर पे इफेक्ट होगा, हो चुका, बल्कि चालू हो गया है। जिस तरीके से अब सिलेंडर की शॉर्टेजेस पड़ रही हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है 90% इंडिया में तो वो होर्डिंग कर रहा है। कमी कहीं नहीं थी। सही बात है। ये होर्डिंग चल रही है, ये पैसे कमाएंगे ब्लैक में। कहाँ? इंडिया में? इंडिया में? इंडिया में, हाँ इंडिया सर, में कोई कमी वमी नहीं होती। ये बस ऐसे नाटक चलते हैं यहाँ पे, करप्शन भी है, तो वो होर्डिंग का गेम ज्यादा है। अच्छा अब होर्डिंग मुझे का ये गेम ज्यादा बताएं, है। कल सुबह को क्या इंडिया बोलेगा? इंडिया ने जाहिर है बुलाएगा ईरान के डिफेंस के लोगों को एम्बेसी से, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। वो कहेंगे कि जी बताएं ये क्या हुआ है। सर ऑलरेडी फोटो ये बात फोटो हो दिख रही रही है होगी। लोगों को? हैं? फोटो डाल दी मैंने। अच्छा डाल दिए। किधर है फोटो? ये है ना फोटो। शेयर योर रेफरल लिंक। ये क्या है? फोटो डाल दिया, नजर नहीं आ रही। आप मुझे ना वो भेजें, इसमें प्राइवेट मैसेज में नहीं भेज सकते? दूसरी भी डाल दी अभी मैंने। अरे अपने आप मोबाइल वो, पे दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है। या, वो बड़े हैंडसम है, डैशिंग टाइप। अच्छा मजे और की आपको वहाँ डैशिंग, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा थोड़ा नीचे ठीक ऐसे, है। हाँ ऐसे ऐसे करें, ऐसे थोड़ा सा, हाँ ऐसे। यस ठीक है। ये यस। अच्छा, पता है क्या है मैं बताऊं? ये देखो कितना बड़ा पेट है इसका। तो हम वो बना रहे थे थंबनेल, थंबनेल बना रहे थे। तो जो मेरा वो है ग्राफिक डिजाइनर थंबनेल का, वो मुझे कहता है डॉक्टर साहब थंबनेल तो मैंने बना दिया, अब लाइव लिखने की जगह नहीं बची। हम्म, आप थंबनेल उसने मुझे दिखाया और मैंने देखा, मैंने कहा इसके पेट पे लिख लाइव। हंस हंस के दोहरा हो गया, मैं इसके पेट पे लगा दे लाइव। ये है जी वो अनवर मोहम्मद हसनी। हसनी से तो लगता है कि ये कोई अहले तशी है, शिया है ये। गलत भी हो सकता हूँ मैं, नहीं नहीं, लेकिन कहा हसन जाता है। हैं? हसन अली, अली हुसैन हसन, हाँ 99% ये हाँ वही शिया है। लगता है, हो सकता है। लेकिन बलूचिस्तान में फिर इसकी शामती आई थी जो ये आया। अभी तो बलूचिस्तान में कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं। तो आपको एक खबर और पता है? जो खबर हाँ आज जी आई थी, अभी बताएं। तक मैंने किसी को दी नहीं। अभी अच्छा सबसे शेयर करें। पहले मैं आपके इस शो पे बोल रहा हूँ, बन्नू कैंटोनमेंट से आज 100 फौजी जो कि ट्रेनिंग के लिए वहां पहुंचे थे भाग गए। और उसके बाद उन्हें ढूंढ करके, वो कहाँ कहाँ भागे उनको ढूंढ के पकड़ के लाए। वो भागे इसलिए कि उन्हें पता था कि या तो लड़ेंगे बलूचिस्तान में, या ईरान भेजा जा सकता है लड़ने के लिए, दोनों तरफ मौत पक्की है, इसलिए वो भाग गए थे। उनको फिर पकड़ के वापस लाया गया। ये खबर मेजर टूर के पास भी होगी। और मैं चाहूँगा कि बाद में हमें डिटेल में बताएं कि कितना फौजी बलूचिस्तान से बच रहे हैं मेजर साहब। सर देखिए, इनको तनख्वाह नहीं मिली बहुत महीनों से, फ्रंटियर कोर को तो मिली नहीं। इनके टीचरों के, जो सरकारी स्कूल वाले जो टीचर हैं, उनको 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 8 मंथ्स, नो सैलरी। भगवान जाने घर कैसे चल रहे हैं। बहुत ही डेस्परेट और मुश्किल सिचुएशन है। एंड देखिए सर, ये होती हैं निशानियां जहाँ पे कि सरकार का दिवालिया निकल रहा है। दे आर बैंकरप्ट। हम्म, इनके पास पैसे नहीं है सरकारी नौकरी वालों को तनख्वाह देने के। इनके पास इतना तेल भी नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है, तेल नहीं है, ताकि हम्म, ये स्कूल स्कूल में बच्चों को भेज के पढ़ा सके। हम्म, तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा। खुदा ना खास्ता अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लगती है,
इनके पास इतना तेल होगा कि हमारे खिलाफ कुछ जंग कर ले? मुझे तो ये लग रहा है कि आप सिंदूर के टाइम भी इतना तेल नहीं था इनके पास। मुझे तो ये लगता है ये अफगानिस्तान के साथ जंग में इनका तेल निकल जाएगा सारा। क्या बात करते हैं सर। निकल ऑलरेडी चुका। तेल बंद कर दिया ना। पेट्रोल निकल स्टेशनों के चुका। ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल रिक्विजिशन कर लिया है। हाँ, क्या वो बात जब्त कर करते हैं लिया है। सर। अब इंडिया जब्त कर लिया देखिए है, जी, वो फौज ही पहली यूज बात तो ये करेगी। है, पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान जो है तालिबान ने एक चीज तो साबित की। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी वैसे ही कंट्रोल है हमारा जैसा चीन की सरकार का अपनी अवाम पे है, लेकिन हम तरक्की तो कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, हम फॉरेन अफेयर्स में नॉन अलाइंड। देखो, इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने का सिंपल मतलब ये है, वी आर नॉन अलाइंड, वी आर नॉट अलाइंड टू एनी कैंप। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सर? यानी कि ना हम चीन के खाते में है, ना रूस के, ना अमेरिका के। तो जब आप इंडिया के साथ जुड़ते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, तो उसका मतलब है कि आप इन बाकी दुनियाओं से दूर अपने आप को कर रहे हैं। आप महफूज महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान जो है ये एक माँ की गोद की तरह है, ये हमें धोखा नहीं देगी, इसने हमें आज तक धोखा नहीं दिया। और आप देखें कि तालिबान कितना एहतराम से बात करते हैं। तालिबान के जो लीडर्स हैं, कई तो उसमें से इंडिया के पढ़े हुए हैं, इंडिया की 90% यूनिवर्सिटी। इंडिया में ही पढ़े हैं। हाँ, इंडिया के पढ़े। वो मैंने खोज लगाया, मैंने कहा यार ये इतनी सेंसिबल बातें कर रहे हैं, ट्रेड मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? वो तो निकल आए इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, इसीलिए तो वो हैंडल बल्कि कर रहे हैं। तो बल्कि मेरा आईएमए ये से कहना है कि इस वक्त इस जंग में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में, एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो ये कहता है कि हमें 100% तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान। बल्कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान जो हैं वो तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए से पढ़े हैं। और स्टनक्साई जो है, और आईएमए में उनको बहुत अच्छा कैडेट माना जाता था। मतलब आईएमए में लोग बोलते थे कि यस, ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन कैडेट्स। सर तकड़े बड़े होते हैं अफगानी। अच्छा, मैंने मेरे उनके साथ पास ये ट्रेनिंग खबर की आई है। है अभी अभी, जबरदस्त। एक्सक्यूज मी, खबर ये है कि अफगान सरकार ने ये बोला है कि पाकिस्तान ने शेलिंग करके 3 शहरी हलाक कर दिए, शहीद कर दिए हैं। ये साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान में हुआ है, यानी जनूब मशरकी अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ने मोटर गोले फायर किए हैं, और आर्टिलरी फायर भी किया है। और ये डिप्टी गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन हमदुल्ला फितरत, उन्होंने ये मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये ट्यूसडे को कोर्ट विलेज में पेश आया, जो डंड पतन जिला पक्तिया पक्तिया का में मौजूद है। तो मेडिकल सोर्स से भी पूछा, ये खबर है एएफपी की, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने खुद भी पता किया है मेडिकल उधर जाके, तो उनको ये बताया गया मेडिकल सोर्सेज से कि 3 सिविलियंस की मृत्यु हो गई है। 1,15,000 लोगों को जो है वो अपने घरों को छोड़ना पड़ा है इस पाकिस्तान की बमबारी की वजह से अब तक। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी की रिपोर्ट है। तो ये इस तरह से रिपोर्टें हम आपको मुसलसल देते जा रहे हैं, लाइव चल रहे हैं, जैसे रियल टाइम में कोई न्यूज़ आती है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर की है भाई अफगानिस्तान के ऊपर, तो वो किस लिए की है? फिर ये जो सेंट्रल एशिया की जो मार्केट्स हैं, उनकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसको भी हमें देखना चाहिए कि वो पूरे दुनिया पे उसका असर पड़ेगा। जैसा अभी हम देख रहे हैं कि ईरान ने एक जो है वो इंडियन ऑयल टैंकर के ऊपर भी मारा है मिसाइल, और कबूला है कि हमने मारा है। तो क्यों मारा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। सुबह तक इसका जवाब आ जाना चाहिए, 12, 1, 2, 3 बजे तक। अगर जितनी देर होगी इंडिया की तरफ से इस हमले के हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करने पे या कोई पोजीशन लेने पे, उतनी ही बीजेपी की गवर्नमेंट आवाम की, थोड़ा जनता की नज़रों में वीक नज़र आएगी। इसलिए नहीं, इसके ऊपर थोड़ा फौरी चेंज तौर है, पर थोड़ा चेंज है सर, थोड़ा चेंज है। इंडियन कंटेनर नहीं था,
इंडिया की और आ रहा था कंटेनर, इंडिया की तरफ आ रहा था, इंडिया का माल था, इंडिया ने रोकड़ा दिया भाई, रोकड़ा दिया है, तेरा मेरा वो रोकड़ा मैं है, मेजर का रोकड़ा है, नहीं 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 टैक्स नहीं देता है। जस्ट सर, दो चीजें समझनी हाँ, पड़ेंगी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। वो मेरा वो लॉ चलेगा जो बहरा हिंद में मेरा लॉ चलेगा, हिंदुस्तान का लॉ चलेगा। इंटरनेशनल कौन सा लॉ होता है सर? वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, वी कैनॉट गो बाय द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनली ग्लोबल क्या है। और ये नो, जब तुम परवाह नहीं कर रहे और हमारे जहाजों पे बमबारी कर रहे हो, तो मैं जाके अब दरखास्त दूंगा उसमें यूनाइटेड नेशन में या सिक्योरिटी काउंसिल में, ऐसी की तैसी। अगर तुमने जहाज यूएन का मारा है तो तो फिर, मतलब ही नहीं रहा सर। हाँ जी, यूएन नहीं का कोई नहीं, कोई मतलब नहीं फिर अगर रहा। तुमने मारा तो ठीक है, फिर आ जाओ। फिर हम तो कह रहे हैं कि यार हमारी जान छोड़ो बाबा, हम लोगों के लिए रोटी पैदा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, हम अपनी जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो हम साला पिछवाड़े में जो है पाकिस्तान और कश्मीर और कभी अफगानिस्तान और कभी किधर और बांग्लादेश, नहीं नहीं सर, तुम्हें एक आराम चीज, नहीं है? नहीं मैं कुछ कुछ चीजें क्लियर कर दूं क्योंकि एक चीज के इंडिया की ओवरसीज टेरिटरी कौन सी है, जितनी भी हमारी एम्बेसीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो सारी हमारी टेरिटरी। दूसरा जो हमारे फ्लोटिंग बेसिस हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो चाहे शिप हो, ये हमारी टेरिटरी। एंड तीसरा जो हमारे बेसिस जो बने परमानेंट बेसिस, जैसे अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री, वो हमारी टेरिटरी, राइट। यहाँ पर कोई भी क्राइम हो जाता है तो वो इंडियन लॉ के हिसाब से डील किया जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट चाहे वो पेरिस एयरपोर्ट पे खड़ी हो या न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे खड़ी हो, अंदर मर्डर हो गया तो उसके ऊपर बीएनएस लगता है, भारत न्याय संहिता, इंडियन लॉ लगता है, ठीक है। अब ये फ्लोटिंग टेरिटरी हमारी नहीं थी, ये किसी और कंट्री की फ्लोटिंग टेरिटरी थी, पहली चीज। तो ये टेक्निकली तो थाईलैंड की थी, टेक्निकली ये इंडिया पे हमला नहीं, सामान हमारा था, वो इंश्योर्ड होता है, वो उसका इंश्योरेंस पे कर देगी, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन फिर ठीक है। इट इज अपॉन द गवर्नमेंट कि वो गवर्नमेंट इसको कैसे रिएक्ट करती है, वो गवर्नमेंट जानती होगी कि आगे फर्दर एक और पे हो या दो और पे होगा या नहीं होगा। ईरान ने ये तो माना कि हमने हमला किया, लेकिन ये नहीं माना कि हमसे गलती हुई, तो इसको गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। ये टेक्निकली इंडिया पे हमला नहीं है, शिप किसी और कंट्री का था, सामान हमारा था, वो इंश्योर्ड होता है। बट एक चीज, अगर कोई शिप अभी मैं बता रहा हूँ 15-20 साल पहले एक शिप डूबा था, $2 बिलियन उसकी इंश्योरेंस क्लेम हुई थी। अब $2 बिलियन के बाद उसका क्लीन अप और ये और वो इंश्योरेंस कंपनीज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इंश्योरेंस कैंसिल कर रद्द दिए, कर दिया है। कैंसिल आप कर प्लीज दिया। समझो, कैंसिल कर, इट वो इज नहीं अ कर रहे डायरेक्ट इंश्योरेंस। attrition ऑन आवर रिसोर्सेज। इट इज लाइक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इनडायरेक्टली। वर्ल्ड बट ये वॉर वन में दैट वर्ल्ड इज वॉर अपॉन वन द में क्यों लड़ाइयां शुरू हुई थी? ये दे स्टार्टेड सिंकिंग सिविलियन शिप्स। दैट इज एंड अपॉन द एंड गवर्नमेंट टू ये रिएक्ट ना, अभी गवर्नमेंट रिएक्ट आप करेगी ना अगर उसके। पढ़ोगे वर्ल्ड वॉर टू, तो अमेरिकन का चलो पर्ल हार्बर तो किया ही किया, ये सिविलियन शिप्स भी डुबा रहे थे अमेरिकन की, कि ये आए लड़ाई में कूदे। अरे वर्ल्ड वो वॉर तो टू में ये लास्ट में आया यूएसए। जस्ट ये तो पता लगाना पड़ेगा कि थाईलैंड के शिप की इंश्योरेंस क्या थी, ठीक है ना, ठीक है, पहली चीज। अरे सर, दूसरी ड्यूरिंग चीज वॉर ये सर देखो, ईरान ने मान लिया है, उन्होंने कबूल लिया ना भाई हमने मारा है। मान लिया, अब मैं मान इंडिया का रिएक्शन देखना है कि इफ वी आर नॉट बीइंग कॉम्पनसेटेड, फिर तो नहीं हमारा घाटा कर दिया इन्होंने। कम। अरे यार पूरी बात तो सुन लीजिए ना। पूरी बात ये है कि वो अभी ये भी चेक करना पड़ेगा, शिप का इंश्योरेंस अलग होता है, अंदर सामान का इंश्योरेंस अलग होता है, अलग अलग कंपनी से। अच्छा एक मिनट, अगर अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ है, अगर सामान का इंश्योरेंस नहीं है, यार मेरे पैनलिस्ट सर को लड़ाई में वासियां कोई आने लग इतना गई बैठ हैं। के बात नहीं करेगा, अंदर बाहर, हाँ, इधर आर पार, और अगर इधर एक मिनट हाँ, बैठ के हम करने वाली एक नियम की मिनट बात। मैं माय क्वेश्चन टू आपको मेजर टू माय क्वेश्चन टू मेजर टू सर, इसमें हम कर क्या सकते हैं? नेवी भेज करके उसके ऊपर 4 मिसाइल मारते हैं, क्या करेंगे इसमें? ये गवर्नमेंट क्या करे, बता दीजिए। अब हम कॉम्पनसेशन तो मांगेंगे ही। ये हमारे कॉम्पनसेशन पास वो बोलता है बहुत हमारे टाइम पास है, मैं तो 25 शिप डुबोए हैं, नहीं देता कॉम्पनसेशन, मेरे पास कहाँ पैसा पड़ा है, हाँ फिर आप क्या करेंगे? हाँ तो हम भी इनकी 3 नेवी की शिप्स हैं, वो फिर बोल देंगे जाओ ठीक है प्लीज जाओ, मूव। चलेगी वो, नहीं वो चलेगी, उसको पता था,
उसको पता था कि 3 नेवी शिप वहां खड़ी है, तब भी इंडियन फ्लैग वाली शिप पे मारा अब गया। जब हम ये आप बताइए आप। जबरदस्ती 3 शिप्स को बोलेंगे जाने के लिए तो आपको हाँ, एंड तो रिजल्ट फिर बताइए। अरे उसको पता था सर, उसके पास कैलकुलेशन थी कि मेरे 3 शिप वहां इंडिया पे खड़े हैं, तब भी मैं इंडियन फ्लैग वाली शिप को मार रहा हूँ। आगे आगे बताइए क्या करना है। अब यहाँ इस पे डिप्लोमेटिक रिपरकशंस होंगे। क्या डिप्लोमेटिक दाखला रिप्लिकेशन होंगे? एक कंट्री वॉर रिश्ते। में है, उस पे उसका क्या आप अपना एम्बेसडर वापस बुला लेंगे वहां से? पता है इस सर वक्त मेरी अगर बात एंडी खान सुनो। हमारा नहीं 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 प्रोग्राम नहीं। देख रहा होगा ना, एंडी खान अगर प्रोग्राम देख रहा होगा कहेगा शुक्र है मैं नहीं गया। हाँ रोहित जी, आप तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे आप खुद ईरान के रिप्रेजेंटेटिव हो। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं ये बोल हाँ रहा हूँ तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है? बेसिकली आपसे ऑप्शन यही ये पूछ रहा है। हूँ। इट्स बीन ऑप्शन 25 years आई बीन कमिंग इंटरनेशनल अफेयर्स। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि ऐसे मीडिया में मैं बैठ के सर बोलना कि रिप्रिकॉशंस मैं होंगे। बोलूं या शुड आई प्लीज, स्पीक। प्लीज प्लीज। पहली चीज तो रिपरकशन होगी कि इनकी नेवल बोट्स को छोड़ना है या नहीं छोड़ना। इनकी नेवल ठीक है। बोट्स को अगर नहीं छोड़ा तो भी दे आर एट अ लॉस। पर मैं बोलूंगा कि इट विल बी वाइज कि इनके सेलर्स को इन बोट्स में बिठाओ और एक एक करके छोड़ो। जब दूसरी डूबेगी इन्हें अकल आएगी कि यार गलत कर दिया। अरे आपको ये, मुझसे पहले और आपसे पहले ये बात नहीं ईरान की गवर्नमेंट ने भी सोची होगी कि हम इंडिया के शिप नहीं पे अटैक कर रहे हैं? नहीं। नहीं सोची थी, ये आप बता रहे हैं थर्टी कि वन उन्होंने नहीं सोची थी। सर 31 इंडिपेंडेंट कमांड्स हैं वहां पे आईआरजीसी कमांडरों की। अब वो एक इंडिपेंडेंट आईआरजीसी एक कमांडर के ऊपर है कि एक वो फोन माने कॉल या में एक फोन कॉल में मैसेज चला जाता है कि इस कंट्री की शिप को नहीं अटैक कर। नहीं हो रहा ना सर। नहीं नहीं डिफेक्शन नहीं नहीं इतनी। नहीं। सर मेरी बात अगर सुनो। ईरानियन गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट कर रही है कि हमने मारा है, और गवर्नमेंट बची ईरानियन कहाँ है? ईरानियन क्या बात कर रहे हो? देर इज कैसे टर्की के अच्छा ऊपर भाई ड्रोन ये पड़ा कह है? रहे हैं एक कि जस्ट मिनट। हमने सोचा था देर कि इज नो बलूचिस्तान की फॉर्मल बात है तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन। बलूचिस्तान को भी बीच में लाएं भाई। अरामको पे मिसाइल पड़ा और उसने ईरानियन गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि हमने नहीं मारा। सर टर्की के ऊपर आईआरजीसी इज टर्की के ऊपर टॉकिंग सर नाउ। जस्ट मिनट टर्की के ऊपर मिसाइल पड़ा और गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि हमने नहीं मारा। इस सर पर वो भी फॉल्स फ्लैग बोला है उन्होंने। आईआरजीसी यहाँ पे भी फॉल्स फ्लैग आईआरजीसी बोल सकते स्टेटमेंट। थे। सर यहाँ पे भी देखो फॉल्स फ्लैग बोल सकते थे। सर देखो दे हैव ओनली 2 people लेफ्ट। हूँ। टू टू क्लासेस ऑफ पीपल। एक उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो अलग अलग देशों में बैठे हैं या तो वो कुछ नहीं, बोले व्हाट आई एम या टेलिंग यू इज कि ठीक है, दो दो तरीके के लोग हैं, 5 और तरीके के लोग हैं, उससे बाहर निकलिए। दूसरा जो यूएन में बैठा है इनका अरे अग्रार जस्ट अगारची। अरे जस्ट मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने करना क्या था, उसने सिर्फ एक चीज स्टेटमेंट देना था कि ये हमने नहीं मारा है, दिस इज अ कॉल फ्लैग फ्रॉम साइड ऑफ अमेरिका, पूरा पाप धुल जाता। लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने जानबूझ के मारा है, उनका टारगेट था। अब इस पर हाउ डज इंडिया रिएक्ट? इंडिया या इंडिया तो उनसे बात करे कि हमारी इंडिया विल नाउ रिएक्ट बाय सपोर्टिंग यूएस मोर। कर ले तो मुझे बता देना, कल अगर कर ले तो सर आप जो बोलोगे जिस होटल में बोलोगे उसमें पार्टी कर दे दूंगा, बता नहीं नहीं देना आप। सर सर आई एम बियॉन्ड ऑल दैट। मैं ये बोल रहा हूँ कि ईरान विल हैव टू बेयर दी कॉन्सिक्वेंसेस वेदर इट विल कौन बी से थ्रू। कॉन्सिक्वेंसेस? यहाँ से पृथ्वी सर मारेंगे, मुझे अग्नि मारेंगे, ये बता सर दे। लेट मी कंप्लीट। आई तो एम नॉट यार आप आर्ग्यूइंग विद ऐसे यू। क्यों कर रहे आप हो? ऐसे कर रहे हो बच्चों की तरह जैसे आर्ग्यूमेंट चल रही है। मैं हाँ ये पॉइंट आर्गुमेंट नहीं बता चल रहा हूँ। रही है, आई एम मैं टेलिंग यू। पॉइंट अरे आई एम टेलिंग यू ना। या तो सुन ले बात कमर्शियल सुन पॉइंट ले, ऑफ व्यू से तूर कॉम्पनसेट साहब की होएगा बात सुन ले। या तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पनसेट होगा। दूसरा कमेंट्स भी होगा आ रहे हैं बाय ना, सपोर्टिंग कमेंट्स यूएसए। भी कमेंट्स भी आने लग इसके गए, अलावा कमेंट आपको और क्या लगता है क्या होगा? नथिंग। So व्हेन it is देयर इज damage for Iranians. जब भी सुन लो If it is their decision कि हमने ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब करने हैं, so be it. हम थोड़ा ना जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के गले में गले डालेंगे। उसके ऊपर है। They've taken a call. उन्होंने हमारा नुकसान किया है, ठीक है भाई। अब we will act. अब या तो monetarily we will compensate, diplomatically we will compensate. कहीं ना कहीं से तो करेंगे। मिलिटरली तो खैर नहीं करेंगे, बट ये बोल दो चुके है। आप बोल चुके आप। जर्नलिज्म का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप भावनाओं को एक्सप्लॉइट करें। मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ कि भाई वो शिप हमारा नहीं था, ठीक है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट वो लेगी, एक्शन लेगी, क्या लेना है। इंडिया रिएक्ट करेगा, इसका मतलब ये कि इंडियन नेवी भेजेगा, नहीं होने वाला। वेरी क्लियर। सर इंडियन नेवी पहले ही मौजूद है।
हमारी अरे मैरीटाइम सिक्योरिटी की बारी है। आर इंडियन नेवी इज ऑलरेडी प्रेजेंट। जो स्टार्ट ऑफ द इंडियन वॉर नेवी, में जो 3 इंडियन सेलर्स मरे थे, उसमें से एक नेवी का लड़का है। अब आई कांट ठीक गो है। मोर इन डिटेल्स। नो 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 ठीक है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू, मुझे भी पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया अपनी नेवी भेज करके ईरान के, क्योंकि हमारे शिप पे अटैक हो गया, इंडिया वहाँ करे, वो इंडिया डायरेक्टली इस वॉर में नहीं घुसने वाला। द ओनली थिंग इज we'll have to wait for external affairs reaction tomorrow. Tomorrow is what, Thursday? अच्छा, कल ब्रीफिंग है, तो कल ब्रीफिंग में पता चल जाएगा व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया। सर तो लिप इससे सर्विस पहले होएगी। लिप सर्विस होएगी बिकॉज हाँ तो वी ठीक नीड द है। ऑयल। वी when नीड द the अच्छा, अब ऑयल। या वो कमेंट सर when में the लोग कह रहे हैं government कि is बलूचिस्तान पे हम सोच रहे थे बात होगी और बलूचिस्तान पे आप लोग बात नहीं कर रहे, क्योंकि नहीं, the थंबनेल पे thing भी is कि वही दिख रहा है। when the government is going for lip service, तो वो वहाँ पे बहुत सारे एक IFS पास किए हुए और बहुत सारे लोग जिन्होंने जिंदगी सही है, बिताई, मेरा नहीं ख्याल सर, है, वो दे बैठो। लेकिन वो थोड़ा सा तेल बलूचिस्तान। पे ज्यादा तवज्जो देंगे। बट द ऑर्डर इशू ऑर्डर इज ऑर्डर। कि जब तेल ही खतरे में है तो फिर बचा क्या है? ओए होए होए होए, क्या अरे बात की है। वो तेल खतरे जब में दूल्हा ही मैं नहीं दुकानदार है हूँ। तो गल सुनो, जब दूल्हा ही नहीं है तो बाराती क्या करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ तो राइट। अब मैं आई एम द सेलर। मैं अमजद जी को तेल बेचता हूँ और अपने ही गुंडे आगे खड़े कर देता हूँ कि अमजद जी से ना तेल चोरी करके भाग जाओ। बाद में अमजद जी आएंगे कि भाई ये हो गया। वो बोलेंगे भैया मेरे ज्यूरिसडिक्शन और दुकान से तुम आउट हो गए तो मुझे क्या लेना देना। तुम्हारे हाथों से चोरी हो, ओ जो मर्जी बिल्कुल। हो। हाँ तो ईरान भी यही बोलेगा इन रिटर्न। जो मर्जी स्टेटमेंट इंडिया दे दे, बोलेगा भाई इट वाज आउटसाइड आवर प्रीव्यू। बट अब मुद्दे की बात यह है कि ईरान ने स्टेटमेंट दे दी है कि अच्छा। उसने हमला किया है। हाँ हाँ तो इट इज अ क्लियर कट मैसेज कि भाई हम इंडिया से रिश्ते नहीं बनाना चाहते। देखिए एक चीज, और नहीं नहीं डिप्लोमेटिकली नहीं हम क्या। नहीं, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि उनको कोई इतला ऐसी आई हो कि इंडिया जो है वो बैक चैनल से कोई निगोशिएशन में इन्वॉल्व है या क्या या समथिंग। वो अरे वही लेकिन मैं कह इंडिया रहा हूँ, हो नहीं सुनिए सकता ना, इंडिया सुनिए। है नहीं है, वो हम जानते हैं। एक मिनट यार, सर पता नहीं क्या है, छोड़ो। ग्राउंड वो बात रियलिटी, कल सुबह पता ग्राउंड चलेगा। रियलिटी। ऐसे हवा में तीर चला रहे हैं हम, दे दनादन तीर चल नहीं रहे नहीं नहीं हैं। नहीं, इससे ऐसे एक ऐसे मिनट, हवा में मेजर तीर नहीं साहब, चला रहे। मेजर जिस चीज साहब मैंने को कहा ये देखो तीर चल रहे हैं हवा में, ठिया कोई तो लगेगा। जिस चीज को ईरान एक्सेप्ट कर चुका है, वो अपनी अच्छा रोहित रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भाई, चुका। अच्छा ठीक है तो रोहित भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, रोहित भाई। लेकिन इसको अब हमें रोहित जी आप कह रहे थे ना 25 साल का जर्नलिज्म है। तो कोई बने बनाए रिश्ते को खराब क्यों करेगा? मतलब खुद तेल भी भेज रहा है या सामान भी अरे भेज रहा है वही और तो खुद हमला कर रहा है। अब अरे आप बताओ क्यों? वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि पहले इनकी दोनों की नेगोशिएशंस होगी और कल पता चलेगा। अभी तो हम दोनों ये जो बोल रहे ठीक थे है। हवा में तीर, वो चल रहा है। अच्छा अभी अभी नेगोशिएशन में ठीक पता हो गया, चलेगा कि ये अटैक क्यों किया गया है, क्या ठीक हो थाईलैंड की गया। शिप पे अटैक किया गया है, किस पे किया गया है, ये थाईलैंड नेगोशिएशन में की पता चलेगा। अभी अभी हमें बहुत कुछ पता लगना बाकी है। अच्छा रोहित साहब के थाईलैंड की ये आ रहे हैं बोट है, मैसेजेस। सामान इंडिया का है। और यार सामान जिधर भी है गल सुनो, हूं तो सामान लुटिया गया। सर, ये थोड़ी झंडे पे लिखा ਹੁਣ होता ਤੇ है। ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ एग्जैक्टली। ਛੱਡੋ। वो बाद कल गल करांगे इहदे ते। आज मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बलूचिस्तान के बारे में रोहित साहब आप बताएं कि ये जो जंग अफगानिस्तान की है, क्या ये इसके क्या असरात होंगे बलूचिस्तान के अंदर जो लड़ाई हो रही है उस पे। देखिए बलूचिस्तान में जो जंग है उस पर हम एक्सपर्ट हमारे मेजर साहब हैं, इन्होंने अच्छी डीप स्टडी की है। मेजर साहब पास आवाज आ करता गई? ने आवाज आपके तो पास को क्या हो गया? सर बलूचिस्तान में अभी कोई आगे बढ़ के नहीं आने वाला है। उन्हें पता है अच्छा कि ये अगर पाकिस्तान फोर्सेस को ज्यादा उंगल करेंगे, अमेरिकन विल गेट इन्वॉल्व। कि भाई हमारी लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान मिलिट्री को यहाँ पे असिस्टेंस देनी है। ये ना हो कि बॉम्बिंग ईरान में करते करते बलूचिस्तान को भी उसमें ऐड कर दिया टारगेट लिस्ट में। तो आई थिंक बलूचिस्तान के फाइटर्स पाकिस्तान मिलिट्री की मूवमेंट को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी बढ़ चढ़ के बलूचिस्तान में ऑपरेशन करने लायक बची है, क्योंकि उसे तो तेल ही नहीं मिल रहा है ना। तो जहां पे तेल ही मौजूद नहीं है, और आई हैव अ गट फीलिंग
कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हम्म, will target all the oil and fuel dumps and fuel stations, क्योंकि जिस चीज की अभी किल्लत है, डेस्परेशन उसको है, मजीद कलील किया जाए। yes, so they will target now the fuel depots and electricity grids। और बिल्कुल, अगर आपकी बिजली चली गई तो आपके इलेक्ट्रॉनिक पंप बंद हो जाएंगे, पानी का इफेक्ट होगा, सारा कुछ तेल का बात। इफेक्ट होगा, हर एक चीज का इफेक्ट आ जाएगा। तो ये पक्का ऑयल रिजर्व्स को हिट करेंगे पाकिस्तान के। पर अब लोग हंसेंगे कि सर उनके पास तो वैसे ही तेल खत्म है, तो वो हिट हाँ करके जी, भी क्या अचीव करेंगे। तो देखिए, कंटेनर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप हिट करो तो आपकी स्टोरेज फैसिलिटी खत्म, तो आप बिल्कुल। क्या अच्छा, करोगे। बलूचिस्तान से खबर आ रही है, ये आपके लिए एक सवाल भी है, ये इसको आप देख लें। एक बलूचिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने शहीद नासिर डगारजई बलोच के नौजवान बेटे को भी शहीद कर दिया। नासिर डगारजई को 10 साल कबल उनकी गिरफ्तारी के बाद शहीद किया गया था। लो जी, प्यो ने भी मार देता, पुत्र भी मार देता है। अच्छा, तो ये इस लेकिन वक्त एक बात है, मैं ये इस ईरान और अमेरिका वॉर से एक चीज को, वो ये होगी कि बलूच रेबल्स को हो सकता है, मैं गारंटी नहीं ले रहा, हो सकता है ईरान की तरफ से हथियार मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि जो जो किसको? समर्थन साहब ने भी ईरान की तरफ से हथियार मिलने शुरू हो जाए। जो समर्थू साहब ने पहले बोला था कि ये इनके बेसिस जो है अफगानिस्तान में, इन द सेंस, सॉरी अफगानिस्तान में नहीं, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे अमेरिकन एयरफोर्स वहां से हमला कर सकती है ईरान पे। तो उनको काउंटर करने के लिए बलूच रेबल्स को हो सकता है ईरान भी हथियार देना शुरू कर दे। दिस इज एन assumption which I say। ठीक है, ये आपका कहना है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, यही बात है। अच्छा, तूर साहब ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा बलूचिस्तान इज फ्री। अच्छा, तो अब जैसा ईरान अगर देता तो फिर ईरान के साथ जो सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है वो भी तो हाथ से जाएगा उसके, है ना? जाएगा। तो वो नहीं देख सकता, वो नहीं हेल्प करेगा बलोचों की, मेरा नहीं ख्याल। मुझे ये पक्का मैंने उस दिन मुझे पूछ रहे थे टीवी पे, मतलब इंडिया डेली था या इंडिया टीवी था, सर कहते हैं आप तालिबान कैसे आएगा। देख रहे हैं इस जंग को कि ये कैसे रुकी जा सकती है। मैंने कहा मैं तो इसको रोकने के चक्कर में ही नहीं हूँ। कसम से वो सारे बैठे थे पाकिस्तानी जैसे होते, वो इंडियन जर्नल फलां जर्नल, और वो एंकर कहती है जी। मैंने कहा इस जंग को मैं फैलता हुआ देखना चाहता हूँ। जिस तरह कैलिफोर्निया की बुश फायर होती है ना, वैसे इसको फैलते हुए देखना चाहता हूँ। इसकी लपेट में एक दफा मैंने कहा आ जाओ, फिर एक बारी मैं कहा एक दफा मैदान सज गया ना, जिस दिन ने लड़ना है कूद जाए। फिर अब बाद में ना कहना कि हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, अब करके दिखाओ, आओ लड़ो, पाकिस्तान का खात्मा बिलखैर करो, ये सारा काम करो। मैंने कहा आज वो कहती है फिर ये कि मैं कहा हमारी आज़ादी ही इस वक्त मुमकिन है जब हमारा काबज जंग में फंसा हुआ हो, उससे बेहतरीन मौका कोई नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ था ना ब्रिटेन, तो श्री चंद्र सुभाष बोस ने बनाई ना फौज, चढ़ पड़ा अपने ही काबज पे। जी सभी प्लीज। पेट्रोल पंप उड़ा दो, जब तेल ही नहीं तो बचेगा खुदा तो के लिए मेरा लोकल चैनल ना बंद करा देना, जैसे उड़ा दो, ये कर तो दो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शनल रहेगी। हाँ नहीं, वो अगर करें तो फिर अरे वो हम नहीं कह तेल सकते पहले उनको ही नहीं करने है, के साले लिए। गधों पे सवारी करके तो वो कर रहे हैं काम। वो टेंशन मत लो, उनके जो गधे हैं घोड़े हैं वो तो सारा मैं चारा खा तो के कर इतना लेंगे। ही मैं एडवाइस दूंगा कि आप एनर्जी सेंटर, जनरेटर्स और फ्यूल यार डंप्स, आप क्यों एडवाइस बस। दे रहे हो मेरे चैनल पे बैठ के? आप ट्वीट करो ना। हाँ, नहीं, मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूं, इन्हीं की एडवाइस से कई लोग ठोके हैं, इनकी एडवाइस से। मैं मिलिट्री टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि कि भाई ये जंग जंग में के ये होता है। दौरान अच्छा, जंग में ऐसा जंग के होता है। दौरान आप ये सेकेंड बहुत वर्ल्ड वॉर का हवाला इंपॉर्टेंट दे रहे हो, मैं टारगेट समझ होता गया, है। ठीक है। हाँ। अच्छा, चलिए, अब इलेक्शन भाई अपने इलेक्शन आप के को लिए, बचावा, ये तो बंदा मेरा चैनल नहीं, बंद करा हुए। मैं सर नहीं, वर्ल्ड वॉर टू इलेक्शन सही के से। हाँ इलेक्शन हाँ, में जिसके लिए तूर साहब ने कैंपेन कर ली उसकी जमानत जब्त हो गई। वही। ऐसा भी ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके चैनल पे आके बोल दिया चैनल बंद होगी।
हाँ, नहीं नहीं, नहीं, मेरा नहीं बंद आपका होगा। चल तो रहा है रोहित जी, नहीं नहीं 25,000 व्यू आते हैं आपके मेरे इसमें साथ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं हाँ, है। नहीं तो नहीं, फिर वो और तो सर ये एक बात बोलूंगा मैं, एक बात, जो एनालिसिस कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं, वो इनके पास होती है, इन डेप्थ नॉलेज। और वो खबर जो शायद हो सकता है कि मीडिया में, नेशनल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में एक हफ्ते बाद छपे, कम से कम 3 दिन बाद छपेगी, वो तो साथ देते हैं। सर पढ़ना अच्छा, पड़ता है दोस्तों को सर, मैं ये सर बता दूं, नोट्स बनाने पड़ते एक हैं। और खबर No, भी I है। know you've been working hard. I know you've been working hard. एक और खबर भी है। तो अमजद जी आप मुझे बताओ कि बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप क्या है, स्ट्रक्चर बताओ आप। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, मुझे नहीं पता, वो बनाएंगे जब वो आएंगे। वो कौन, What? वही तो पूछ रहा हूँ, वो कौन है वो मैं भी तो कि मुझे नहीं पता कौन है वो, मैं भी तो कह रहा हूं ना, अभी जब तो वो मैं आएंगे तो पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं जितने वो भी मेरे आएंगे। बलूचिस्तान भाई बहन सुन रहे हैं ये ब्रॉडकास्ट, आप पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव चेहरों को आगे लेके आए, एक रेफरेंडम कराएं जिसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने। अब जिले वाइज चुन लो आप, यार वो प्रोविंस। नहीं हो सकता। खालिस्तान ने भी रेफरेंडम कराया था, रेफरेंडमों से कुछ नहीं होता, जो होगा अब बलूचिस्तान की धरती पे ही होगा सर। हमारे आप नाम आपके भी एडवाइस, किसका लेते वहाँ हो, इंटरनेट ही बताओ। नहीं है, किसी ने एग्जाम्पल भी हमारा किसका प्रोग्राम दे ही रहे नहीं हो। देखना। अरे सर, खालिस्तान का रेफरेंडम था, वो साले एक तो बाहर करा रहा है कनाडा में, और उसमें हाँ, साले में 200-500 वोट पड़ रहे हैं। और 200-500 वोट पड़ के ऐसा रेफरेंडम तो मैं साले दिल्ली में 25 करा दूं कि बलूचिस्तान और सिंध दोनों अलग होने चाहिए। खालिस्तान सर, खालिस्तानी, इधर खालिस्तानी अपने कंट्री में आके दिखाएं, या पंजाब में, यहाँ सिख जो पार्टीज हैं, सिख जो लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, इतना मारेंगे उसे। नवीन अच्छा, चावला वहां बैठा हुआ पाकिस्तान में बकवास करता है, ये खालिस्तानी, वो क्या पन्नू, एक भी सिख बॉडीगार्ड नहीं है, ये स्टोरी सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी। एक भी अच्छा जी, सिख बॉडीगार्ड नहीं है राजेंद्र में। एक और खबर आ गई है, और उसका जो नोटिफिकेशन है, उसका इमेज हमने थंबनेल पे लगाया है। अब हमारे पास कुछ तफसील आई है उसकी। सूबाई हुकूमत जो है, यानी कि बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के तहत, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड होता है कोई उसमें शायद, आई डोंट नो, नहीं नहीं नहीं, पता पता, आई कंट्रीब्यूटरी टेल यू पेंशन फंड ये क्या होता है? आई टेल यू सर, आई टेल यू। जी जी, कंट्रीब्यूटरी टेल मी पेंशन प्लीज फंड सर, होता है कि प्लीज आपकी बताएं। जी जी आपके जी। 30 साल की सर्विस है, तो हर महीने आपकी सैलरी में से वो कुछ काटते रहेंगे, ठीक और है। वो उसको इन्वेस्ट करता रहेगा मार्केट में, जहां करे। एलआईसी ने काटा, हाँ, समझ एचडीएफसी ने गया मैं। काटा, हाँ, सबने ले लिया, ठीक है। और वो आपके रिटायरमेंट के बाद वो आपको पेंशन देता रहेगा उसमें से। ओ आई सी, आई सी, आई सी, वो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के तहत माहाना कटौती की शरह मुकर्रर कर दी। फाइनेंस डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अच्छा, हुकूमत मुलाजमों की पेंशन के लिए 12%, जबकि मुलाजम अपनी तनख्वाह से 10% हिस्सा जमा कराएगा। इस या तरह मजमूई तौर पर 22% सर, रकम पेंशन फंड में जमा होगी। नोटिफिकेशन के सर, मुताबिक, यार सुन लो ना, नोटिफिकेशन के सुनिए, मुताबिक मुलाजम अपनी मर्जी से 10% से ज्यादा भी फंड जमा करा सकता है, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे, ठीक है, वो होगा। अच्छा, अब एक और खबर आई है। खबर ये है कि तुर्बत में अस्कानी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई है, और अस्कानी के इलाके शाहबाद पुलिस चेक पोस्ट के करीब पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गया है। ये अभी बताया गया है, एक खबर ये आई है। और एक खबर हमारे पास है तुर्बत से कि गोगदान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से रात गए एक बार फिर अली फ़कीर संघूर के घर पर छापे और मुबैना तोड़ फोड़ जो है वो उसकी इतला मिली, और लात बख्श आदम के घर पर भी छापा मारा गया है। और अहले खाना ने कहा है कि छापे के दौरान एक होंडा 125 मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और ईद के लिए तैयार मर्दाना और जनाना कपड़े भी वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले अपने साथ ले गए हैं।
हैं जी। तो ये एक खबर है। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है, ये कितनी देर पहले आई, हाँ ये आ रही है कि बलोच आजादी सर पसंदों 1 ने घंटा घमसान की लड़ाई 1 के, घंटा हाँ 20 जी मिनट हो बताएं गया। जी। हैं जी। सर 1 घंटा 20 मिनट हो गया सर, अब इसको वाइंड अप क्यों लेते हैं? अच्छा हाँ? अपना तूर साहब, वो आप एंटी खान साहब के हवाले से जो है सवाल था उसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तक तूर साहब जो है उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया। क्या है सवाल? हाय हाय, सवाल क्या है सर? सवाल आ जाता है। और नेक्स्ट टाइम दे देंगे, टेंशन ही नहीं है, दूर सब नहीं नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे, हम तो बैठे हुए हैं। आप अगर जाना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए चले जाएं, फिर वापस आ जाना। मैराथन मेरी हो गई आंखें बंद हो गई। सर, मतलब डेढ़ सर, मतलब 1 घंटा 20 मिनट सर, तो आप यार समझ लो। सब अच्छा अच्छा करते हैं पहले। अच्छा, आप ये सवाल है, ये सवाल है। हाँ, मैं सर, सवाल डू ढूंढ रहा यू था, एग्री ये विद एंडी सवाल। खान as he said बलूचिस्तान will not be freed? अब मैंने रिप्लाई किया था कमेंट में कि बलूचिस्तान इज फ्री। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क है। देखें, आपकी सोच के ऊपर है। अगर आप ये सवाल करते रहोगे ना कि क्या बलूचिस्तान आजाद है, आपका इसका आपका मतलब, वीडियो, आपका ऑडियो कट रहा है, हेलो, आपका ऑडियो कट रहा है। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोच में पड़ जाओगे, अगर आप ये सोच में पड़ जाओगे कि What happened बलूचिस्तान here? क्या वाकई कुछ आजाद प्रॉब्लम, मेरी है। तरफ से कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, आपका आपको आवाज आ आपका रही है मेरी? बैंडविड्थ आपका बैंडविड्थ कम हो गया है रोहित सर। इमेज डिस्टॉर्ट हो गई है काफी, चले या ठीक है फ्रीज हो गया। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का, हमारे साथ जुड़ने का। उम्मीद है आपको मेरा पसंद आया होगा। बलूचिस्तान अच्छा, आजाद है। बलूचिस्तान ओके, आज़ाद आई एम है, इसी के चेंजिंग ऊपर माय आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं कि ये बलूचिस्तान हैशटैग आज़ाद करें है आप, और हमेशा आज़ाद रहेगा। रहेगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।